हेलो गाइस एंड गर्ल्स, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, निश्चय बैच के इनकम टैक्स सेशंस में आपका स्वागत है। दिस इज आवर सेशन फॉर स्टार्टिंग विद टॉपिक ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। यस, सही सुना आपने। वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, दैट इज योर इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो एकदम ध्यान से देखना व्हाट वी आर डूइंग। Okay, each and every point that we are writing in the notebook becomes very critical. Okay, so दोस्तों, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इसका चार्जिंग सेक्शन क्या है? सो इनकम फ्रॉम सैलरीज कवर किया गया है सेक्शन नंबर 15। यस, यू हर्ड इट राइट। इट इज कवर्ड फ्रॉम सेक्शन नंबर 15 टू सेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और आपको पता है, हर एक हेड का जो पहला सेक्शन होता है, दैट इज गाइस चार्जिंग सेक्शन। तो सैलरीज का चार्जिंग सेक्शन इज सेक्शन 15। ओके, तो व्हाट डज चार्जिंग सेक्शन टॉक अबाउट? तो ये चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि whenever there is a relation between two persons as employer employee, जब भी पेयर पे के बीच, जब भी पेयर और पे के बीच रिलेशन होता है ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। कौन सा रिलेशन होता है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो दोस्तों, इस पे के हाथ में ये टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। तो गाइस, वॉट एवर इज अर्न बाय पे आउट ऑफ रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इज गाइस टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इज इट क्लियर? तो सैलरी हेड में टैक्स होने के लिए कौन सा रिलेशन मैंडेटरी है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के हाथ में ये इनकम टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरीज। एग्रीड? ये इनकम टैक्स होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। इज द पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये टैक्स होगा इनकम फ्रॉम सैलरीज में। नाउ दिस सैलरी विच वी आर टॉकिंग अबाउट, okay, is taxable on due basis or receipt basis, whichever is earlier. So guys, salary is taxable on due basis or receipt basis. So taxable on due basis or receipt basis, whichever is earlier. ये समझ में आया? ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, whichever is earlier, ये समझना बहुत मैंडेटरी है। ओके, सो गाइस एंड गर्ल्स, ये समझना बहुत मैंडेटरी है कि व्हाट इज ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, whichever is earlier। तो अब एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज पीवाई 23-24 की बात करते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट पीवाई 23-24। अपने एग्जाम में पीवाई 23-24 एप्लीकेबल है, मतलब एवाई 24-25। तो पीवाई 23-24 में क्या हुआ? ओके, एक एम्प्लॉय ने, मिस्टर एक्स ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। मिस्टर एक्स ज्वाइंस एन ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंस एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एट सैलरी ऑफ, एट सैलरी ऑफ रुपीज 50,000 पर मंथ। कितनी सैलरी? एट सैलरी ऑफ रुपीज 50,000 पर मंथ। अब होता क्या है दोस्तों, ये सैलरी ड्यू होती है ऑन लास्ट डेट ऑफ द मंथ। ओके, क्या होता है? मिस्टर एक्स जॉइंस ऑर्गेनाइजेशन एट सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। सैलरी बिकम्स ड्यू, कब ड्यू होती है? सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ। Okay, but paid on, but paid on 7th of next month, but paid on 7th of next month। आपने यूजुअली साइकिल देखा होगा, यस और नो? यस सर, ये साइकिल तो हमने देखा है। तो अब सपोज आप इस एक्स के बारे में सोचोगे, मिस्टर एक्स के बारे में, तो मिस्टर एक्स के 12 सैलरीज, 12 मंथ की सैलरी ड्यू हो गई है 23-24 में। एग्रीड? यस सर।
क्यों? कैसे? देखो, साइकिल देखो। अप्रैल 2023 की सैलरी जो है ना, अप्रैल 2023 की सैलरी जो है ना, वो मिलेगी मई 7 2023 को। एग्रीड? ये ऐसे चलता रहेगा। ओके, ये ऐसे चलता रहेगा। एंड जब हम जाएंगे मार्च 2023 में, तो ये मार्च 2023 की सैलरी कब मिलेगी? तो सर, मार्च 2023 की सैलरी मिलेगी अप्रैल 7 2024 को। एग्रीड? वो मिलेगी अप्रैल 7 2024 को। बट माय क्वेश्चन इज, when is it becoming due? So it is becoming due on 31st March. बात समझ में है कि नहीं? It is guys becoming due on 31st March 2023. Sorry, क्या बोलना था? My bad, my bad. It is becoming due on 31st March 2024. Means guys, it is becoming due in the PY itself. यस सर। तो जब हम मिस्टर एक्स की सैलरी कैलकुलेट करेंगे फॉर 23-24, सो गाइस, वर्किंग विल बी ₹50,000 पर मंथ into salary for not 11 months but salary for 12 months, बिकॉज रिसीव हुआ है अप्रैल 7 को, बट ड्यू हुआ है 31st मार्च को 2024. सो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर. तो ड्यू तो हुआ ना 31st मार्च 24 को, तो ये टैक्सेबल होगा 23-24 प्रीवियस ईयर में. तो गाइस, टैक्सेबल विल बी ₹6 lakhs. डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस, एब्सोल्युटली क्लियर. नाउ देयर इज वन मोर इशू. ओके, नाउ देयर इज वन मोर इशू टू बी डिस्कस्ड. ओके, से से इन अबव केस, ओके, ऐसे समझ लो, से इन अबव केस, से इन अबव केस, से इन अबव केस, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स टेक्स एडवांस सैलरी. क्या करता है वो? ही टेक्स एडवांस सैलरी फॉर 2 months. फॉर 2 months, he takes advance salary for 2 months in March 2024. तो दोस्तों अब क्या होगा? मार्च 2024 में ही उसको 2 मंथ्स की एडवांस सैलरी मिल गई है. तो दोस्तों अब क्या होगा? नाउ टैक्सेबल सैलरी, guys, now taxable salary for PY 23-24 कितनी होगी? Now guys, taxable salary for PY 23-24 will be very easy. 50,000, 50,000 into 12, जो उस साल ड्यू हो गई थी, प्लस 50,000 into 2. Now guys, 50,000 into 2 is what? 50,000 into 2 is your advance salary. Yes or no? 50,000 into 2 is your advance salary. वो भी हो जाएगी टैक्स PY 23-24 में, क्योंकि PY 23-24 में वो रिसीव हो गई है. That's why guys, taxable in PY 23-24 shall be ₹7 lakhs. Do you all agree with me? क्या all of you are with me on this point? Yes, sir. So salary is taxable on due basis or receipt basis, whichever is earlier. Yes, all of you with me? Yes, sir. Absolutely. अब एक बात समझ लो, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है. ओके, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करके आपको एक पॉइंट बताता हूँ. एडवांस सैलरी, you will be shocked to know this. Advance salary and advance against salary. Advance against salary. क्या समझ में आया? What did you understand? We are talking about advance salary and advance against salary. Now advance salary है ना, it is taxable on receipt basis.
ये तो हमने अभी देख लिया, यस और नो। इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, मतलब जिस साल मिलेगा एडवांस सैलरी उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, बिकॉज वो ड्यू बाद में होगा लेकिन मिलेगा पहले, so it is taxable on receipt basis. But my dear friends, advance against salary is like a loan. It's an advance taken by employee for which the guarantee is salary. Okay, so advance against salary is like loan, and therefore it is not taxable. It is not taxable when received. It is not taxable when received. गेटिंग इट? तो थोड़ा इसका नाम चेंज करोगे तो नेचर चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। द पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये था थोड़ा मजा इस टॉपिक का। ओके, एडवांस सैलरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चार्जिंग सेक्शन इज सेक्शन 15, एंड 15 टॉक्स अबाउट पेयर पे का रिलेशन एम्प्लॉय एम्प्लॉय का होना चाहिए, तभी एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। इफ गाइस आई एम रिसीविंग सम अमाउंट एज कंसल्टेशन फीस, ओके, और सम टाइप ऑफ फीस, देन देयर इज नो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन, देन वो टैक्स होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। गॉट इट? चलो, so I hope that this much you understand at this point of time about your charging section, which is your section 15. अब देखते हैं, जब जब भी आपको समझ में आता है कि योर पर्टिकुलर सीनियर, जो आपका दोस्त हो सकता है या आपका भाई हो सकता है, कजिन हो सकता है, कि दे हैव स्टार्टेड विद अ जॉब, तो आप क्या सवाल पूछते हो? आप सवाल पूछते हो व्हाट इज योर पैकेज? यस और नॉट? यस और नो? आप सवाल पूछते हो व्हाट इज योर पैकेज? सो गाइस, पैकेज मतलब क्या? अब पैकेज मतलब ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट्स। समझ में आया कि नहीं? पैकेज मतलब ऑल काइंड ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। डू यू एग्री विथ मी? पैकेज का मतलब क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। तो पैकेज जो है ना, पैकेज, वो पैकेज हमें डिवाइड करना है। क्यों करना है सर पैकेज डिवाइड वेरियस कंपोनेंट्स में? ताकि हम पढ़ सके कि सैलरीज के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं और वो टैक्सेबल कैसे होने वाले, राइट? तो पैकेज में आ सकते हैं मॉनिटरी बेनिफिट्स। क्या आ सकते हैं? मॉनिटरी बेनिफिट्स। मतलब जब एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है तो एम्प्लॉय इज गिविंग यू बेसिक, यस, बेसिक सैलरी। बोनस उसको मिलता है से दिवाली के वक्त, से उसको कमीशन मिलता है, कुछ अच्छा उसने सेल्स किया, ओके, उसको इंसेंटिव मिलता है कुछ अच्छा काम किया तो। सो गाइस, ये सब चीजें जो है ना, बेसिक, बोनस, कमीशन, इंसेंटिव, ये एग्जांपल्स किस चीज के हैं? ये एग्जांपल्स है अपने मॉनिटरी बेनिफिट्स के, एंड दीज मॉनिटरी बेनिफिट्स शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। ये मॉनिटरी बेनिफिट्स हो जाएंगे दोस्तों फुल्ली टैक्सेबल। एग्रीड? ऑफ कोर्स अंडर द हेड सैलरी। अब इतना सिंपल है, मॉनिटरी बेनिफिट्स फुल्ली टैक्सेबल। अब मॉनिटरी बेनिफिट्स के अलावा क्या मिल सकता है? यस, उसको मिल सकते हैं अलाउंसेस। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस, दैट दे गेट overtime allowance, dearness allowance, conveyance, house rent allowance, children education allowance, hostel expenditure allowance। तो अलाउंस क्या होता है? अलाउंस एक मॉनिटरी बेनिफिट ही होता है, बट उसके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। ओके, इसलिए हमने जब मॉनिटरी बेनिफिट्स देखे ना, वो अदर देन अलाउंसेस देखे। दीज आर मॉनिटरी बेनिफिट्स अदर देन अलाउंसेस। एग्रीड? एंड अब हम देख रहे हैं अलाउंसेस। तो ये जो अलाउंसेस है ना, तो मॉनिटरी बेनिफिट तो मैंने यहाँ पे क्लोज किया। मॉनिटरी बेनिफिट का इसके आगे डिस्कशन नहीं होगा, बिकॉज एनीवेज मॉनिटरी बेनिफिट्स आर फुल्ली टैक्सेबल। अब अलाउंसेस,
अलाउंसेस में फर्दर दो टाइप्स है। सर क्या टाइप है अलाउंसेस में? ड्यूटी बेस्ड। क्या टाइप है? ड्यूटी बेस्ड। ओके, एक है ड्यूटी बेस्ड एंड दूसरा है आपका पर्सनल। ओके, अब पर्सनल जो है ना, पर्सनल पर्सनल में फर्दर दो कैटेगरीज है। पर्सनल में क्या है? दोस विच आर कवर्ड बाय सेक्शन 10। सो जो सेक्शन 10 से कवर्ड है ना, वो है पार्शियली एग्जम्प्टेड। वो क्या है? वो है पार्शियली एग्जम्प्टेड। ओके दोस्तों, ऑफ कोर्स मैं आपको एक प्रिंटेड दे सकता था, लेकिन आई वांट यू टू मेक इट इन योर नोटबुक, राइट, अलोंग विथ मी। ओके, सो कवर्ड बाय सेक्शन 10 एंड अदर्स। अब ये जो है ना अपने अलाउंसेस, पर्सनल अलाउंसेस, यू नो दे आर एज गुड एज मॉनिटरी बेनिफिट्स। तो जो अदर्स है ना, अदर्स, वो तो हो जाएंगे दोस्तों फुल्ली टैक्सेबल। क्या हो जाएंगे वो? फुल्ली टैक्सेबल। बट दोस्त, अच्छा अदर्स के एग्जाम्पल बताता हूं आपको। टिफिन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, आप किसी भी वर्ड के बाद में अलाउंस लगा लो, ओके, वो यहां पे आ जाएगा। पेट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ओके, ये सब यहां पे आ जाएंगे। कोई भी फैंसी नाम हो सकता है। एंड दोज विच आर कवर्ड बाय सेक्शन 10, दोज आर पार्शियली एग्जम्प्टेड। तो यस, हमें डेडिकेटेडली इसका एग्जम्पशन पढ़ना होगा। So which are those? House rent allowance. House rent allowance. Full form लिखो। Children education allowance. Please write full form. Children education allowance. Hostel expenditure allowance. Transport allowance. Please write full forms, guys. ओके, तो ये होंगे पार्शियली एग्जम्प्टेड। ये पार्शियली एग्जम्प्टेड इंपॉर्टेंट अलाउंसेस है, जिसका एग्जाम्पशन ऑफ कोर्स सेक्शन 10 में दिया होगा। एंड गाइस, ड्यूटी बेस्ड आर, ड्यूटी बेस्ड जो है ना, ड्यूटी बेस्ड विल बी टैक्सेबल टू द एक्सटेंट, सेव्ड। आपने जितना सेव किया ना, ये वो सेव्ड एलिमेंट होगा टैक्सेबल। मतलब स्पेंट फॉर ड्यूटी विल बी एग्जाम्प्ट। ओके, समझ में आया कि नहीं? आपको ड्यूटी बेस्ड अलाउंस दिया क्यों था? दिया था ताकि आप यू डू योर ड्यूटी वेल। फॉर एग्जाम्पल, आपको यूनिफॉर्म अलाउंस दिया था। क्यों दिया था? ताकि आप आपका यूनिफॉर्म मेंटेन कर सको, राइट। तो आपने उसमें से कुछ सेव किया, तो वो जो अमाउंट सेव्ड है ना, वो हो जाएगी टैक्सेबल। इन शॉर्ट, अमाउंट स्पेंड इज अमाउंट एग्जम्प्टेड। अमाउंट स्पेंड इज अमाउंट एग्जम्प्टेड। एंड आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये सेशन कंप्लीट होने से पहले ही, अदर ये सेशन कंप्लीट होने तक, आपको अच्छे से ये अलाउंसेस कंसिडर करके और मॉनिटरी बेनिफिट्स कंसिडर करके नेट टैक्सेबल सैलरी यस कैसे लाते हैं, वो सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। इट्स माय एब्सोल्युटली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस टू टीच यू, ओके, टू एक्सप्लेन यू हाउ टू कैलकुलेट, क्या, हाउ टू कैलकुलेट योर NTS, नेट टैक्सेबल सैलरी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अलाउंसेस के बाद क्या आता है? अलाउंसेस के बाद आता है दोस्तों परक्विजिट्स। क्या आता है? परक्विजिट्स। व्हाट इज परक्विजिट्स? परक्विजिट्स आर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। परक्विजिट्स आर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। परक्विजिट्स में दो पॉसिबिलिटीज है। There could be taxable perks or there could be tax free perks. अब ये नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स है, मतलब बेनिफिट्स इन काइंड है, बट बेनिफिट्स तो है, तो टैक्स तो होना चाहिए। बिकॉज एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया क्यों गया है? बिकॉज ही इज डूइंग अ जॉब विद द एम्प्लॉय, इजंट इट? तो ये टैक्सेबल तो होने ही वाले। तो बट कुछ टैक्स फ्री परक्विजिट्स है, उसकी वैल्यूएशन उसकी वैल्यूएशन होगी नील। ओके,
टैक्स फ्री परक्विजिट्स मतलब वो परक्विजिट्स जिसकी इनकम टैक्स के लिए वैल्यूएशन होगी नील। मतलब ये बेनिफिट्स एम्प्लॉय को देगा लेकिन उसकी वैल्यूएशन होगी जीरो। एंड टैक्सेबल परक्विजिट का हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू, एंड वो वैल्यू होगा टैक्सेबल। ओके, तो यस, ये भी एक चीज पढ़नी है हमें। वी आर गोइंग टू डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन इन डिटेल। अभी के सेशन में क्या करना है, मॉनिटरी बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस पे ध्यान देना 100%। ओके, देन उसके बाद और एक ब्रांच है, दैट इज योर एसपीएफ, आरपीएफ एंड यूपीएफ। क्या क्या है, एसपीएफ, आरपीएफ, यूपीएफ। यस, तो इस ब्रांच पे भी ध्यान देंगे एज वी गो अहेड। एंड गाइस, योर लास्ट ब्रांच इज योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या है लास्ट ब्रांच? लास्ट ब्रांच इज योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कहां पे लिखूं? यहां पे लिखूं क्या? यस, यहां पे लिख देता हूं, लास्ट ब्रांच इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट। एटलीस्ट ये तीन चीजें लिख लो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में, ग्रेचुइटी, पेंशन एंड लीव एनकैशमेंट। ओके, क्या है वो सब कुछ देखेंगे इस सेशन में। फोकस करेंगे ऑन मॉनिटरी बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes or no? In this session, guys, we will focus on monetary benefits and allowances. Yes. अब देखते हैं। Okay, so let us go ahead, guys. यहां तक सबको समझ में आ गया? यस। प्लीज निग्लेक्ट जो पहले सेशन, पहले अभी तक कितने मिनट्स का सेशन हुआ है? अभी तक अप्रोक्सीमेटली अपना 22 मिनट्स का सेशन हो गया है। तो इसके पहले जो टिक्कर आ रहा था ना एंड हेडर लोगो, जस्ट निग्लेक्ट दैट गाइस। ओके, तो आपको कभी भी हमें कांटेक्ट करना है निश्चय बैच फॉर सीए, तो आवर कांटेक्ट नंबर इज दिस 9028 777 829। ओके, अपना सीए प्रतीक नेवे जेस लर्निंग नाम का ऐप है, उस ऐप पे ये सब लेक्चर्स अवेलेबल, राइट गाइस? चलो आगे बढ़ते। अब मॉनिटर बेनिफिट्स तो हो जाएंगे फुल्ली टैक्सेबल, उसमें कुछ सीखना नहीं है। अब क्या चीज सीखनी है हमें? व्हाट वी हैव टू लर्न नाउ, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न अलाउंसेस। एंड कौन से अलाउंसेस? वो अलाउंसेस जिनका कुछ एग्जम्पशन मिलता है। ओके, सो वो अलाउंसेस हमें पढ़ने हैं जिनका कुछ हमें एग्जम्पशन मिलता है, राइट? तो देखो, अलाउंसेस में पार्शियली एग्जम्प्टेड, अलाउंसेस में क्या सीखना है? पार्शियली एग्जम्प्टेड, partially exempted under section 10. Now partially exempted under section 10. ओके, उसमें देखो पहला जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। कौन सा है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। तो ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है ना, बहुत ही पहले जमाने का है। मतलब बहुत ईयर्स से इसमें अमेंडमेंट ही नहीं हुआ है। तो इसका एग्जम्पशन कितना होगा? इसका एग्जम्पशन, विल बी सरप्राइज टू नो, इट इज ₹100 per month per child to the extent of 2 children, to the extent of 2 children। याद रहेगा सबको? to the extent of 2 children।
अकबर के जमाने से अमेंड नहीं हुआ ये, जस्ट किडिंग। बट ये 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड है। एकेडमिकली तो आपको याद रखना है, प्रैक्टिकली इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। ओके, देन गाइस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। इस हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस का कितना मिलेगा एग्जाम्शन? हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस का एग्जाम्शन मिलेगा ₹300 per month per child. Again, guys, to the extent of two children. To the extent of two children. To extent of two children. ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Then, my dear friends, अब कौन सा अलाउंस बचा है? Yes, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब एक चीज एकदम पक्का दिमाग में फिट करना है कि ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना, उसका एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप एम्प्लॉयज को मिलता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एग्जम्पशन किसको मिलता है? फिजिकली डिसेबल्ड या फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज। एग्जम्पशन ओनली फॉर फिजिकली handicapped employees. Agreed? Physically handicapped employees. कितना मिलेगा exemption? So guys, this exemption is 3,200 per month. कितना exemption मिलेगा? That's it. 3,200 per month. And guys, probably the most important exemption, house rent allowance. हाउस रेंट अलाउंस। तो कोई सैलरी का क्वेश्चन है और उसमें हाउस रेंट अलाउंस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन कितना है? तो ये थोड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट है, अच्छा अमाउंट है। आपने जैसे देखा कि यहाँ पे तो 300 रुपए था, तो मजाक बना के रखा है। 300 रुपए क्या है? कुछ भी नहीं है। 100 रुपए क्या है? कुछ भी नहीं है। ओके, तो एम्प्लॉय को कितना देगा उसके लिए लिमिट नहीं है, एग्जाम कितना होगा उसके लिए लिमिट है। ओके, तो अब हाउस रेंट अलाउंस को मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस में एक अच्छी खासी लिमिट दी गई है। सो हाउस रेंट अलाउंस की लिमिट कितनी है? लिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री। कितना एग्जाम होगा? लिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री। पक्का से याद रखना दोस्तों, इट इज एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10, 13A। आपको तो पता है सब एग्जाम्शन जो है सेक्शन 10 में आते हैं। ओके, सेक्शन 10 इज इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। तो यस, इन शॉर्ट एग्जाम्प्टेड इनकम। सो लिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री, क्या तीन चीजें? नंबर 1, एक्चुअल एचआरए रिसीव, कितना रिसीव हुआ है। सेकंड, रेंट पेड, जितना रेंट एसएससी ने पे किया है माइनस 10% ऑफ सैलरी। ओके, प्लीज मार्क सैलरी। एंड थर्ड गाइस, 40% और 50%, प्लीज मार्क 50% ऑफ सैलरी। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? यस सर। तीन चीजें हैं, द थ्री फिगर्स, आउट ऑफ दिस थ्री विच एवर इज लीस्ट, वो हो जाएगा एग्जैक्ट। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सैलरी हियर? क्योंकि दोस्तों सैलरी तो इतने कंपोनेंट्स आते हैं सैलरी में। सो एग्जैक्टली एचआरए के लिए सैलरी क्या है? तो एचआरए के लिए सैलरी इज बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। कंप्लीटली लिखो फुल फॉर्म, डियरनेस अलाउंस विच इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये कोई डीए रैंडमली दिया नहीं है, इट इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्लैश इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ओके गाइस, प्लस कमीशन। कौन सा कमीशन? वो कमीशन जो दिया गया है परसेंटेज ऑफ सेल्स। वो कमीशन जो दिया गया है परसेंटेज ऑफ सेल्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैलरी?
एक बार मुझे बोलो डेफिनेशन ऑफ सैलरी फॉर एचआर एग्जाम्पशन. Basic plus DA, terms of employment slash retirement benefit plus not any lump sum commission, but that commission which is given as percentage of sales. वो एक हो गया. एंड व्हाट इज दिस 50%? 50% कहां पे लेना है? तो यू हैव टू टेक 50% where rent is paid, in मुंबई. रेंट कहां पे पे किया है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, और चेन्नई. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? इन 4 सिटीज में यू आर गोइंग टू टेक 50% ऑफ सैलरी, एंड ऑफ कोर्स अदर सिटीज में यू आर गोइंग टू टेक 40% ऑफ सैलरी. एग्रीड? अब दोस्तों ये आपको डिटेल में तभी समझ में आएगा जब हम एक इसका सम देखेंगे. सो गाइस, आर यू रेडी फॉर डूइंग अ सम ऑन दिस? क्या आप सब रेडी हो फॉर डूइंग अ सम ऑन दिस? Yes, sir. Absolutely. Absolutely. So let us do a sum on this. Okay. तो sum करने से पहले what I would like to tell you is section 16 जो है ना, section 16, कौन सा section? 16. That section 16 talks about deductions. Deductions from what? Deductions from gross taxable salary. आप फुल फॉर्म लिखोगे. डिडक्शंस फ्रॉम GTS, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी. तो 16 में 1A है. सर 1 कहां पे गया? 1 था लेकिन वो असेसमेंट ईयर 4-5 में स्क्रैप किया. अब 1A है. 1A इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन. मतलब हर एक सैलरीड इंडिविजुअल जो है ना, हर एक सैलरीड इंडिविजुअल को मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड मतलब यूनिफॉर्म. कितनी भी आपकी सैलरी होने दो, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 पर एनम. मतलब आपकी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 6 लाख आ गई तो टैक्सेबल 6 लाख नहीं होगी, 5,50,000 होगी. बिकॉज यू विल गेट अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ अप टू ₹50,000 per annum. 2 is entertainment allowance. What is 2, guys? 2 is your entertainment allowance. ओके. तो ये जो entertainment allowance होता है ना, it is allowed as deduction only and only for government employee. तो ये डिडक्शन मिलने का प्रिविलेज किसको है? ये डिडक्शन मिलने का प्रिविलेज इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सो इट्स अलाउड ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. वो स्टेट गवर्नमेंट होने दो या सेंट्रल गवर्नमेंट होने दो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. एग्रीड? यस. वो कितना मिलता है वो भी बताऊंगा आपको. इट इज अलाउड ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. कितना? लीस्ट ऑफ 3. 3 फिगर्स कैलकुलेट करोगे, 3 में से whichever is लेस. ए एक्चुअल. एक्चुअल क्या? एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस. बी 20%. अब सर 20% किस चीज का? 20% ऑफ बेसिक. 20% ऑफ बेसिक क्या? बेसिक सैलरी. एंड लास्ट एक मॉनिटरी सीलिंग लिमिट डाली गई है, दैट इज 5,000 पर एनम. तो इन शॉर्ट इसमें मैक्सिमम लिमिट कितना है? 5,000 पर एनम. एंड मुझे एक चीज जो पक्का याद रखनी है, दैट इट इज अलाउड एज डिडक्शन ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ओके. तो किसी भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गवर्नमेंट अलाउंस दिया ना, वो पहले जाएगा जीटीएस में. जीटीएस मतलब ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी. उसके बाद डिडक्शन मिलेगा फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. एंड गाइस, थर्ड डिडक्शन जो है वो है प्रोफेशन टैक्स. ओके, प्रोफेशन टैक्स. तो
एम्प्लॉय को कुछ खुद के जेब से प्रोफेशन टैक्स पे करना पड़ता है, उस प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, ये डिडक्शंस है। क्यों बताया सर आपने डिडक्शंस अभी क्यों बताया? क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू monetary benefits, I am going to give you allowances, all nature of allowances, and I am going to give you guys, rather I am going to ask you compute net taxable salary। ये अभी इस सेशन का एजेंडा है फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। इज द एजेंडा क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 35 मिनट्स हुए ना इस सेशन के, तो नेक्स्ट 25 मिनट्स एजेंडा इज अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली मॉनिटरी बेनिफिट्स, allowances, ओके, एंड ऑफ कोर्स हाउ टू टेक द डिडक्शंस। तो इस एस्पेक्ट तक क्लियर हो जाएगा आपका सैलरीज इन दिस फर्स्ट सेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? चलो तो ले लो एग्जाम्पल। बेसिक एग्जाम्पल है इसलिए प्रिंटेड नहीं है, आपको कुछ फिगर्स लेने होंगे एंड फिगर्स लिखते वक्त दिमाग के एंटीनाज ओपन रखना, हर एक पॉइंट पे ध्यान देना अच्छे से। तो दिस इज योर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट सी, मिस्टर मिस्टर बी is being given following emoluments। emoluments मतलब benefits। following emoluments मतलब benefits during py मतलब fy। all of you clear with this? during fy 23-24 मेरा सवाल आपसे है, कंप्यूट एनटीएस। आप फुल फॉर्म लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। डील? यस, जिसको पास होना है फुल फॉर्म लिखेंगे। नेट टैक्सेबल सैलरी। एग्रीड? फर्स्ट बेसिक। तो बेसिक है ना, बेसिक इज 1,50,000 पर मंथ अप टू 31st December 2023। मतलब अप्रैल से लेके स्टार्ट करके 31st December तक वो कितना है सैलरी? 1,50,000 पर मंथ एंड रुपीज 1,75,000 देयर आफ्टर। मतलब आपका एकदम सीए जैसे दिमाग चलना चाहिए फटाफट। जैन फेब मार्च 2024 इन 3 मंथ्स के लिए 1,75,000 ऑफ कोर्स पर मंथ, मतलब इंक्रीमेंट हुआ। सेकंड, डियरनेस अलाउंस। उसको डियरनेस अलाउंस कितना मिला है देखो, उसको डियरनेस अलाउंस मिला है 50%। बहुत ही रिच एम्प्लॉय है, 50% ऑफ बेसिक। ओके, ये जो 50% ऑफ बेसिक है ना, उसमें से 25% इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, मतलब देखो अब बेसिक का जो 50% है ना वो डीए है। ओके, तो वो कंप्लीटली टैक्सेबल होगा। 50% ऑफ बेसिक फुल्ली टैक्सेबल होगा। बट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग सैलरी फॉर एचआरए, तो आप क्या करोगे, जो डीए आया है उसका 25% ही लेने वाले हो। बिकॉज डेफिनेशन ऑफ सैलरी फॉर एचआरए इज बेसिक प्लस डीए टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ सेल्स। नेक्स्ट, कमीशन। यस, कमीशन भी है। अब ये जो कमीशन है ना, इट इज रुपीज 1 लाख, मतलब लमसम मिला है। फोर्थ पॉइंट, अगेन गाइस, कमीशन। यस, तो मैं तो ऐसे ऑल इंक्लूसिव क्वेश्चन में ही बिलीव करता हूं कि आपके एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कमीशन 0.1% ऑफ सेल्स, 0.1% ऑफ सेल्स, एंड आपके एनुअल सेल्स है 20 करोड़।
तो 20 करोड़ का 0.1%। तो दोनों कमीशन, माय डियर फ्रेंड्स, दोनों कमीशन हो जाएंगे फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन जब डेफिनेशन ऑफ सैलरी निकालो है, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डेफिनेशन ऑफ सैलरी फॉर एचआरए, देन यू विल टेक ओनली दिस कमीशन। एग्रीड? फिफ्थ, बेसिक हो गया, डीए हो गया, कमीशन हो गया, बोनस। नाउ गाइस, बोनस इज 1.5 month बेसिक सैलरी। बोनस कितना है? 1.5 month बेसिक सैलरी। बट सर बेसिक सैलरी तो बीच में चेंज हो गई है। यस, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ब्रैकेट में, पेड, ब्रैकेट में मैं क्या बोल रहा हूँ, पेड इन अक्टूबर 2023। तो अक्टूबर 2023 में जो बेसिक सैलरी थी ना, उसका 1.5, 1.5 will be your bonus. After bonus, you have got children education allowance. आफ्टर बोनस आपका क्या आ जाएगा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो प्लीज चेक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। वो है, देखो एम्प्लॉय कितना भी दे सकता, देयर इज नो लिमिट टू दैट। एग्जाम्शन के लिए लिमिट है। सो दिस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज 500 पर मंथ, एंड आई एम सेइंग ही हैज टू चिल्ड्रन, ही हैज टू चिल्ड्रन। अब देखो, हम मिलेगा आपको 500 रुपए पर मंथ इंटू 12। एग्जाम होते वक्त 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड इंटू टू चिल्ड्रन इंटू 12 months। देन नेक्स्ट, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। नेक्स्ट क्या है? हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। एग्रीड? अब आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है ₹1000 पर मंथ, एंड आपको ऑलरेडी पता है कि ही हैज टू चिल्ड्रन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आएगा यूनिफॉर्म अलाउंस। अब यूनिफॉर्म अलाउंस क्या है? यूनिफॉर्म अलाउंस इज अ ड्यूटी बेस्ड अलाउंस। यस, तो वो एग्जाम्प्ट होगा टू द एक्सटेंट अमाउंट स्पेंट ऑन वॉशिंग दिस यूनिफॉर्म, एवरीथिंग। तो यूनिफॉर्म अलाउंस विल बी और इज 5000 per month, and amount spent, is 50,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर। तो रिसीव हुआ है 5000 इंटू 12, 60,000। एग्जाम्प्ट होगा 50,000, तो गाइस टैक्सेबल होगा 10,000। आफ्टर दैट, 8 पॉइंट, मेडिकल अलाउंस। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये हो गया पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस का क्या होगा? पर्सनल अलाउंस विल बी फुल्ली टैक्सेबल। तो मेडिकल अलाउंस इज से 10,000 पर मंथ। अब सर बचता क्या है? मुझे आपको एक और अलाउंस देना है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या होगा? सो गाइस, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज say 2,500 per month. So this will become fully taxable. Again, this will become fully taxable because this is very much personal in nature. But इसका डिडक्शन मिलता है, बट वो मिलता है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यू विल जस्ट टैक्स इट, नॉट टेक एनी डिडक्शन। So after entertainment allowance, you will have say house rent allowance. Yes, यही तो मेजर है ना, हाउस रेंट अलाउंस। दिस इज द मेजर वन जिसका वर्किंग करना है हमें। सो हाउस रेंट अलाउंस इज से 35,000 per month. Okay, and we are saying that he paid rent. What are we saying? He paid rent of rupees 30,000 per month. ये उसका रेंट है 30,000 per month at मुंबई। ओके,
तो आपको पता है द फॉर्मूला फॉर एचआर एग्जम्पशन, लिस्ट ऑफ थ्री, एक्चुअल एचआर रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और यहाँ पे होगा 50% ऑफ सैलरी बिकॉज गाइस सिटी इज मुंबई. नेक्स्ट 11th, all of you till 11th point with me. Profession tax, profession tax of employee, of employee paid by employer, paid by employer. तो देखो ये जो है ना, ये हो गया बेनिफिट किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए. क्यों बेनिफिट, बिकॉज ये पे करना चाहिए था एम्प्लॉय ने, लेकिन पे किया एम्प्लॉयर ने. सो प्रोफेशन टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर is, my dear friends, 2000, and total PT मतलब total profession tax is 2500. तो गाइस क्या होगा, आपको 2500 का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि उतना गवर्नमेंट को गया है. ओके, बट ये 2000 टैक्सेबल होगा अंडर जीटीएस, क्योंकि ये प्रोफेशन टैक्स पेड ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय के लिए हो गया बेनिफिट. तो ये 2000 जाएगा जीटीएस में, और एंटायर 2500 का आपको मिलेगा डिडक्शन, यू नो, अंडर सेक्शन 16(3), इजंट इट. एंड इस एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. हैव यू अंडरस्टूड ऑल 11 पॉइंट्स टिल दिस? यस और नो? एंड सो जस्ट चेक, क्या हमने सब कुछ कवर किया है? हैव वी कवर्ड all monetary, all possible monetary benefits? Yes. Basic bonus commission तो कवर किया है. Have we covered allowances? Duty based, yes, कवर किए हैं. Have we covered personal allowances? Yes. Section 10 वाले कवर किए हैं. And you know we have also covered your other personal allowances जो होते हैं fully taxable. तो yes sir, हमने majority points कवर किए हैं. Now can we go ahead and do the computation part here? Absolutely. So आपको पहले मैंने सवाल पूछा है कि you have to compute net taxable salary. Okay, so let's go ahead and compute net taxable salary. So give the heading computation of net taxable salary. Computation of net taxable salary of Mr. B, is it? Is it Mr. B? Yes. Computation of net taxable salary of Mr. B for assessment year 24-25, which is, you know, relevant to previous year 23-24. Is this heading absolutely clear to all of you? जब एक हेड का ही इनकम निकालना है, when you have to calculate income of only one particular head, then what you will do, you will do only two amount columns. Particulars, amount in terms of rupees, amount in terms of rupees. Yes. Please go ahead. Have you done this? Yes. Start with basic. A point, basic salary. So your basic salary is going to be, दो चीजें इसमें, बेसिक सैलरी में दो चीजें हैं. 1,50,000 is for 9 months.
and 1,75,000 is for 3 months. So how will you do it? 1,50,000 into 9 plus 1,75,000. Please help me with it. I hope all of you are sitting with Kelsey. Let's check. 1,50,000 into 9 is 13,50,000. So 13,50,000 plus 1,75,000 into 3, 5,25,000. So it is 18,75,000. Please take 18,75,000 as your basic salary. B point is your DA. So please tick mark basic. Basic has been dealt with. DA. DA is 50% of basic. So please do just 50% of this. So what you will do now is dearness allowance. Please do dearness allowance. You will get 50% of rupees 18,75,000. So guys, are you getting 9,37,500? Yes, sir. It is 937,500. So basic is done. DA is done. C point. Right now, don't consider anything that 25% is as per terms of employment. इसका अभी जरूरत नहीं है हमें. Commission 1 lakh. Please take commission lump sum 1 lakh. Commission, okay, lump sum. So lump sum commission I can see is 1 lakh. So जो भी fully taxable figures है ना, we are taking them in the second amount column. कमीशन के बाद क्या आएगा? डी पॉइंट. एक और कमीशन आएगा विच इज परसेंटेज ऑफ सेल्स. तो वो कितना है? दैट कमीशन इज 20 करोड़ का 0.1%. सो प्लीज डू 20 करोड़ इंटू 0.1%. चेक. On 20 there should be 7 zeros. Check whether you are getting 2 lakhs. तो ये आने वाला है 2 लाख रुपीज. यस. देन गाइस ई पॉइंट देखो 20 करोड़ का 10% would have been 2 करोड़. यस. चलो अब नेक्स्ट सी पॉइंट. कमीशन के बाद सो टिक मार्क कमीशन which is 0.1%. Now you will get bonus which is 1.5 months basic salary which is paid in October 23. तो अक्टूबर 23 में आपकी जो सैलरी थी ना, अक्टूबर 23 में आपकी सैलरी थी 1.5 lakhs. तो 1.5 lakhs into 1.5. तो कितना है वो बोनस? इज इट 2,25,000? यस सर. तो ये सब चीजें तो हो गई फुल्ली टैक्सेबल. तो यहां तक तो जर्नी इज वेरी स्मूथ. स्मूदी होने वाली जर्नी. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 पर मंथ. तो प्लीज राइट फुल फॉर्म. यू राइट फुल फॉर्म. ओके. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 पर मंथ इंटू 12 months. ऐसा नहीं बोला गया है कि 500 इज पर मंथ पर चाइल्ड. तो ये मिला है 6,000 लेस एग्जम्प्ट. अब लेस एग्जम्प्ट कितना होगा? लेस एग्जम्प्ट होगा 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड इंटू 2 चिल्ड्रन इंटू 12 months. तो एग्जम्प्ट होगा 2,400. तो आई होप यू ऑल हैव ऑब्जर्व कि जिस फिगर के लिए एग्जाम्पशन आया दैट फिगर वी हैव टेकन इन द फर्स्ट कॉलम. सो प्लीज डू 6,000 माइनस 2,400. आपको मिलने वाला है 3,600.
गो टू नेक्स्ट पॉइंट, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। वो कितना है आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस? इट इज 1000 रुपीज per month. So please take hostel expenditure allowance 1000 into 12 because 1000 is per month into 12 months. Less exempt and यहाँ पे दिया हुआ है कि he has 2 children. That's why we are taking exemption like this 300 per month per child into 2 children into 12 months. Check ये आने वाला है 7200 कैसे? Because 300 into 2 is 600, 600 into 12 is 7200. Yes. So please subtract 7200 from 12,000. आपका taxable figure आएगा 4800. Yes. Then uniform allowance, which is 5000 per month. So it's a duty based allowance. Yes. Uniform allowance. So it's a duty based allowance. So uniform allowance is how much? 5000 per month. So वो आएगा 60,000. Less exempt will be up to amount spent for maintenance of this uniform. So less exempt will be amount spent. तो amount spent होने वाला है 50,000. So guys, taxable होगा 10,000. Taxable will be 10,000. I point is going to be medical allowance. Medical allowance होगा fully taxable being personal in nature. So medical allowance 10,000. Medical allowance 10,000 personal है ना, fully taxable. 10,000 per month into 12. So guys, 1,20,000. I hope all of you have done this with me till this point. Yes, sir. यहाँ तक absolutely clear. Next, G. टिक मार्क मेडिकल अलाउंस वो भी हो गया. एंटरटेनमेंट अलाउंस 2500 पर मंथ. ये तो हमेशा पहले टैक्सेबल होगा. Entertainment allowance will be always first fully taxable. So entertainment allowance will be 2500 into 12. So it is going to be 30,000. Check. Next, after entertainment allowance, what you have? Yes. House rent allowance आ गया 35,000 per month. Yes. So just allow me 2 minutes. यहाँ तक हो जाना चाहिए अपना वर्किंग. इतने स्पेस में हो जाना चाहिए अपना वर्किंग. राइट. ज्यादा कुछ बचा नहीं है. बट डोंट फॉरगेट डिडक्शंस भी लेने हैं सेक्शन 16 के. ओके आपको पता है डिडक्शन मतलब इट टेक्स योर टैक्सेबल इनकम डाउन. की पॉइंट इज योर हाउस रेंट अलाउंस जो कि रिसीव हुआ है 35,000 into 12. So it comes to 4,20,000. Do you agree? It comes to 4,20,000. Less exempt. तो सर इसके एग्जाम्पशन के लिए तो वी विल हैव टू डू वर्किंग नोट. So exempt under section 1013A, please we will do for this working note. Leave the space here. यहाँ पे ये आ जाएगा. नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि प्रोफेशन टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर 2000. तो ये भी आना चाहिए ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी में. ये बेनिफिट मिला है एम्प्लॉय को. प्रोफेशन टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर of employee paid by employer. So guys, it is how much? It is 2000. So please take 2000. It is a benefit. It is a benefit for employee. That's why it is forming part of gross taxable salary. याद रखना, हमेशा याद रखना.
तो अब at this stage, my dear friends, we are ready to get gross taxable salary. We are ready to get मतलब हमें तो एक्चुअली एक फिगर बाकी है. यू नो कौन सी फिगर बाकी है? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी. वो आ जाएगा यहाँ पे. और ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी में से माइनस होंगे डिडक्शन. क्या माइनस होंगे? डिडक्शन. कौन से डिडक्शंस? अंडर सेक्शन 60. वेरी सिंपल डिडक्शंस. 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हर केस में मिलेगा ही मिलेगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि हर एम्प्लॉय को मिलेगा. और कितना मिलेगा? 50,000. सेकंड, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज अलाउड ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सो एंटरटेनमेंट अलाउंस को आप लिखोगे डैश. आप लिखोगे डैश बिकॉज अलाउड ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. allowed only for government employee. Agreed, guys? Absolutely, sir. And third point, profession tax. तो टोटल जितना प्रोफेशन टैक्स पे किया गया है ना, वो ले लो. सो ओवरऑल प्रोफेशन टैक्स पेड आई कैन सी इज 2500. टोटल पीटी 2500. सो टेक दैट डिडक्शन. तो आपका टोटल डिडक्शन आ जाएगा 52,500. बस. और इसके बाद क्या हो गया? You are going to get therefore O point in our case net taxable salary. Did you understand? क्या बचा है? What is pending? You know what is pending is your HRA का exemption. So shall we calculate HRA exemption? एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ कवर हुआ कि नहीं. Yes sir. सब कुछ कवर हो गया. 11 पॉइंट्स कवर हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 कैसे हो गए? तो ये नंबरिंग गलत किया है क्या? 1 2 3 4 5 6. हाँ 12. नंबरिंग गलत हुआ है. 1 2 3 4 5. हाँ ये 6 पॉइंट था, ये 7 पॉइंट था, ये 8 पॉइंट था, ये 9 पॉइंट था, ये 10th पॉइंट है और ये अपना 11th पॉइंट. एग्रीड? चलो. नाउ गिव द हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ HRA exemptions under section 1013A. First time, my dear friends, you are doing HRA exemption का computation. Okay, इसके नेक्स्ट वाले सेशन में HRA exemption वाला जो डिटेल एक बड़ा सम देखने वाले. ओके उसमें तो आपको HRA के साथ अच्छी दोस्ती हो जाएगी. ओके तो कंप्यूटेशन ऑफ HRA exemption अंडर सेक्शन 1013A. तो मुझे क्या लगता है कि यू शुड ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद टैक्स. जितना आप यूज टू हो जाओगे इतना मजा आएगा आपको. ओके मार्क्स विक्स के पीछे मत पड़ो, वो तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्कोर द मार्क्स. बट फॉलो दिस प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज HRA रिसीव. तो HRA रिसीव कितना है? 35,000 into 12, which is your 4,20,000. Yes sir, 4,20,000. Second is rent paid minus 10% of salary. अब अपना रेंट पेड कितना है देख लो. Our rent paid is how much? Check. Our rent paid is 30,000 per month. So 30,000 into 12. 30,000 into 12 minus 10% of dash salary. Salary we'll have to calculate.
And third, since Mumbai is the city, 50% of salary. I don't know salary. अब salary find out कर दिए. So which is 50% of dash. ओके और एग्जाम्पशन कितना होगा इन तीनों में से यू नो विच एवर इज लीस्ट वो एग्जाम होने वाला है लीस्ट ऑफ द थ्री अब सैलरी की डेफिनेशन प्लीज राइट डाउन सैलरी की डेफिनेशन सैलरी फॉर व्हाट फॉर एचआरए एग्जाम्पशन उसकी डेफिनेशन बेसिक प्लस दैट डीए which is as per terms of employment plus that commission which is percentage of sales ये डेफिनेशन सबको समझ में आ गई बेसिक कितना है उठा लो वहां से उठा लो बेसिक कितना है 18,75,000 18,75,000 प्लीज टेक 18,75,000 डीए कितना है दोस्त आवर डीए इज 937,500 सो 937,500 का कितना परसेंट गाइस 25%. सो 25% कहां से आया यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25% is as per terms of employment and commission percentage of sales. So commission percentage of sales is 2 lakh. ये देखो. So please take 2 lakh. Take please 2 lakh. And can you tell me what is salary for the purpose of HR? Is it 18 lakh 75,000 plus अच्छा पहले मुझे 937,500 आप 25% कर ले लो it comes to 234,375 let me check again 937,500 into 25% yes 234,375 आता है plus 18,75,000 plus 2 lakhs so guys my salary is 23 lakh 9,375 all of you will check on your own calculator each and every figure okay 937,500 जो है उसका 25% सही निकाला प्लस 18,75,000 प्लस 2 lakhs yes 23,09,375 23,09,375 अब उसका 10% करो उसमें से रेंट पेड माइनस करना रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी वो आएगा आपका 1,29,063 जस्ट चेक 1,29,063 आएगा ऑल ऑफ यू प्लीज चेक 3,60,000 आया था 30,000 इंटू 12 माइनस 2,30,938 सो 129,062 चलो 062 ले लो एंड 50% ऑफ ये तो बहुत बड़ी फिगर है ये तो बहुत बड़ी फिगर आएगी नॉट यूजफुल इन दिस सिनारियो बिकॉज वी हैव टू टेक लीस्ट ऑफ द थ्री सो ये फिगर आएगी 11,54,688 जाने दो which is least this is least so this is exempted agreed 1,29,062 so please take 1,29,062 here and tell me कि आपका taxable HRA कितना आएगा will your taxable HRA be 2,90,938 yes sir अब आप क्या करना टोटल लेना है आपको टू फाइंड आउट ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी तो 18,75,000 प्लस
9,37,500 plus 1 lakh plus 2 lakh plus 2,25,000 plus 3,600 plus 4,800 plus 10,000 plus 1,20,000 plus 30,000 plus 2,90,938 plus 2,000. Check whether your gross taxable salary is 37 lakh 98,838. Check. दो बार check करना and just let me know whether you are getting this as gross taxable salary. Yes, it is absolutely correct. तो अब क्या करना आप जीटीएस में से तो जीटीएस आया है 37,98,838 उसमें से माइनस करना 52,500. So guys, you're going to get 37 lakh 46,338 as your net taxable salary. So please tell me whether you're getting this answer. And if yes, I hope guys you have understood the concept, the charging section of salary, as well as the concept of basic and basic with the monetary benefits and allowances. Yes or no? Just let us know, guys. So this way we can end this session, and I hope you are comfortable in calculation of salaries in this basic जो पढ़ा है अभी तक, right? So that's it, guys. I'll see you in next session. तब तक के लिए keep following Nishchay batch, keep following CA Pratik Neve, Zest Learning. Thank you, bye bye, and maintain a separate nice notebook for income tax. And do watch those first 28 sessions of GST also. हम GST भी कंप्लीट करने वाले, इनकम टैक्स भी कंप्लीट करने वाले, ये मेरा आपसे वादा है, right? For your May 24 and November 24 exams. Thank you guys. Bye bye.